Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing class number 8 for the crash course for DSSB PGT Computer Science. सो जो भी स्टूडेंट DSSB PGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्रैश कोर्स उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कुछ भी पे नहीं करना, जस्ट आपको फ्री की क्लासेस देखनी है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आगे आने वाले डेज़ की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जैसा हमने पैटर्न फॉलो किया हुआ था, एक दिन हम किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को डिस्कस करते हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, लाइक अगर DSSB PGT की बात करें तो जो सब्जेक्ट्स DSSB एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पहले दिन हम उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं एंड देन नेक्स्ट डे हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हमें उनको अटेम्प्ट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप ये जो सेशन है आपको पसंद आता होगा। अगर फर्दर आप कोई MCQ सीरीज़ या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टाइप का आप पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। फर्दर अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उन सभी के लिए भी हमारा क्रैश कोर्स चला हुआ है, जिसके अंदर टोटल 26 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 30 डेज़ क्रैश कोर्स था। सिर्फ 4 डेज़ ही बचे हैं। इन 30 डेज़ के अंदर हर एक यूनिट से रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने उनको डिस्कस किया था। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 में हमने बेसिकली HTML के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। HTML होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और इस तरीके से हमने टॉपिक को कवर किया था HTML को, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो जो पॉइंट्स बच गए थे पहले उनको कवर करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो भी हमारे PGT लेवल पे पूछे जाते हैं। जो भी PGT लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं HTML से रिगार्डिंग, मैं उन सभी को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर ये सेशन पसंद आता है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो टैग हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन वहीं पे मैंने बताया था कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारी, जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है या फिर अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके लिए भी हम कुछ फ़ॉन्ट, अगर हमें किस टाइप का चाहिए, किस टाइप की हमारी वो लिस्ट होनी चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। लाइक अगर हमें सपोज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, अनऑर्डर्ड की हर एक लिस्ट की जो भी फर्स्ट जहाँ से वो लिस्ट स्टार्ट होती है, यानी कि उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो आपको सर्कल में चाहिए, या फिर सर्कल, फिल्ड सर्कल जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, या फिर स्क्वायर, फिल्ड स्क्वायर। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन होती हैं बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ये किसकी होती हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट की तो हमारे पास बेसिकली नंबरिंग होती है, वो नंबरिंग हम रोमन में कर सकते हैं। सिंपल जो हमारे न्यूमेरिक वर्ड्स हैं, न्यूमेरिक की वर्ड्स हैं, उनकी हेल्प से भी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल से। अगर हमें अपनी वो जो लिस्ट है वो उसकी हर एक लिस्ट की जो भी लाइन होगी, उस लिस्ट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सर्कल से, तो आप उस लिस्ट का टाइप बताएंगे कि किस टाइप की आपको लिस्ट चाहिए। अगर आप सर्कल विद फिल्ड तो आप डिस्क टाइप लिखेंगे, और अगर स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर टाइप लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल के तरीके से समझना चाहें, सपोज़ HTML फाइल, कोई भी हमारी HTML फाइल है, देन उसके बाद हेड टैग आता है, एंड देन हमारा टाइटल टैग आता है, जो कि
जो हमारा वेब पेज होता है उस पर सबसे ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे हमारा टाइटल नेम होता है, देन टाइटल टैग को क्लोज किया जाता है क्लोजिंग टाइटल टैग से, देन हेड टैग, क्लोजिंग हेड टैग, एंड आफ्टर देन जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर हम बेसिकली अपनी लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूएल से। अगर हम यहाँ पे उसके साथ में टाइप बताते हैं, टाइप, और हमने टाइप दे दिया स्क्वायर, कौन सा टाइप दिया, स्क्वायर, तो उसके बाद जब भी जो जो हमारी लिस्ट में आइटम्स होंगे उन सभी से पहले आपको एल आई टाइप, एल आई टैग यूज़ करना पड़ेगा। देन आप उसका कुछ भी नेम दे सकते हैं जो भी वो लिस्ट है, लाइक कंप्यूटर, एंड देन आफ्टर दिस एल आई लिस्ट जो टैग है उसको आपको क्लोज करना होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा एल आई, एंड देन सपोज आप चाहते हैं माउस टाइप करना, माउस, देन लिस्ट को क्लोज करेंगे, देन लिस्ट, सपोज कीबोर्ड। तो ये कुछ आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे अपनी उस लिस्ट में, और ये जो एल आई क्लोजिंग टैग है, जो क्लोजिंग टैग है यहाँ पे लिस्ट टैग जो है क्लोजिंग टैग, वो आपका कैसा है, ऑप्शनल है, आप उसको लगा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं भी लगाते हैं तो उससे आपकी फाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने जो जो डेटा यहाँ पे लिखा है वो आपका रिप्रेजेंट होगा एक लिस्ट में, ठीक है। सपोज आपने देन उसके बाद आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करना है, उसके बाद आपने क्लोजिंग टैग लगाना है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। देन नेक्स्ट अगर आप उसके बाद सपोज उसके बाद अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट चाहते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या टैग था, ओ एल। यहाँ पे भी आप टाइप दे सकते हैं कि आप किस टाइप की लिस्ट चाहते हैं, लाइक अगर अल्फ़ाबेटिकल चाहिए तो स्टार्टिंग विद ए होगा। देन आप लिस्ट के आइटम्स लिखेंगे, लिस्ट, एंड देन उसके अंदर आपको सपोज यही चीज़ें चाहिए टाइप करने के लिए, कंप्यूटर, एंड देन माउस, एंड देन कीबोर्ड, ठीक है। सो इस टाइप से यहाँ पे लिस्ट एंड देन लिस्ट, आप इनका ऑप्शनल है, क्लोजिंग टैग लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देन आफ्टर दिस आपको यहाँ के बाद नेक्स्ट जो लाइन आएगी, ऑर्डर्ड लिस्ट को आपको क्लोजिंग टैग से क्लोज करना है, देन हमारी बॉडी क्लोज होगी, एंड देन हमारा HTML टैग क्लोज होगा। सो इस टाइप से हम कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल लिख सकते हैं फॉर HTML, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या रहने वाली है आपकी, अगर हम आउटपुट की बात करें तो सपोज हमने टाइटल नेम में दे दिया, यहाँ पे लिस्ट दे दी, लिस्ट ऑफ कंप्यूटर आइटम या कुछ भी, सपोज यहाँ पे लिस्ट नाम रख दिया उसका, तो हमें आउटपुट पे क्या रिप्रेजेंट होगा, हमारी जो हमने ये फाइल लिखी है HTML की, इसकी जो आउटपुट होगी उस पर क्या डिस्प्ले होने वाला है। सबसे फर्स्ट पे तो आपको लिस्ट रिप्रेजेंट होगा जो कि टाइटल है उस फाइल का, उस पर्टिकुलर फाइल के लिए जो आपकी आउटपुट आई है उसका टाइटल है। देन आपने रिप्रेजेंट किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट को किससे, स्क्वायर से। आप इसको स्क्वायर की जगह पे सर्कल भी यूज़ कर सकते थे तो आपको सर्कल लिखा मिलता, और अगर आप डिस्क यूज़ करते तो सर्कल विद फील्ड आपको रिप्रेजेंट होता। तो स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर बॉक्स मिलेगा, एंड जो जो आपने आइटम्स वहाँ पे लिस्ट में रिप्रेजेंट किए हैं वो आइटम्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। यानी कि कौन कौन से आइटम लिखे हैं आपने, कंप्यूटर, माउस एंड कीबोर्ड। देन नेक्स्ट आपको लिस्ट मिलेगी, आपने लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए थी तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट आपने रिप्रेजेंट की थी कि आपको अल्फ़ाबेटिकल चाहिए, यानी कि आपको जो उनकी नंबरिंग करनी है ऑर्डर्ड लिस्ट की वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी, लाइक A B C, जितने भी आइटम्स होंगे ABCDE इस तरीके से उनकी नंबरिंग हो जाएगी। सो अगर हम बात करें कंप्यूटर, माउस एंड कीबोर्ड, कंप्यूटर, माउस एंड कीबोर्ड,
सो इस तरीके से हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट हो, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी HTML फाइल्स के थ्रू, उनके अंदर हमें कौन कौन से टैग्स यूज़ करने होंगे। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक स्टूडेंट का डाउट था कि जो HTML टैग हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं या फिर नॉट ए केस सेंसिटिव। तो जो हमारे HTML टैग्स हैं, जो हमारे HTML टैग्स हैं, अगर हम HTML टैग्स की बात करें तो वो हमारे नॉट ए केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव नहीं होते। HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव नहीं होते, यानी कि अगर आप उनको कैपिटल अपर केस में लिखना चाहें या फिर लोअर केस में लिखना चाहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा कलर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार नहीं कह सकते, लेकिन कलर की कोडिंग से कि जो हमारे कलर्स हैं, कलर्स और उनकी हेक्साडेसिमल नोटेशन, कलर्स एंड हेक्साडेसिमल नोटेशन या फिर RGB वैल्यू। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कलर कोड से। जो HTML के कलर कोड हैं, कलर कोड फॉर HTML के लिए जो कलर कोड्स हैं, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार नहीं कह सकते, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको HTML के कलर्स, कौन कौन से कलर्स हैं, इससे अलग भी आपको और भी बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने कलर्स को कर लेते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है या फिर उनकी RGB वैल्यू क्या है, तो भी आप अपने क्वेश्चन के आंसर को क्लियरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें HTML कलर कोड की, तो ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब पे हमारे वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली कलर्स का यूज़ किया जाता है कि किस टाइप का हमारा वो वेब पेज हमें रिप्रेजेंट हो। तो उसके लिए यहाँ पे RGB वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं और उनकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट भी गिवन होता है। तो आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, RGB फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी फॉर्मेट आपको सूटेबल हो, आप वो यूज़ करके उस पर्टिकुलर वेब पेज का कलर डिस्प्ले करा सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ब्लैक कलर। फर्स्ट वन इज़ ब्लैक कलर। अगर हम बात करें ब्लैक कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 00000, और उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल 24 बिट्स होती हैं। कितने बिट्स होती हैं, 24 बिट्स होती हैं। अगर RGB वैल्यू की बात करें, RGB वैल्यू, तो RGB वैल्यू हमारे कितने कितने बिट्स के फॉर्म में, पैटर्न में होती है, 8 बिट की, और 3 वैल्यूज़ होती हैं टोटल। अगर हम ब्लैक की बात करें तो यहाँ पे सारी ज़ीरोज़ हैं, दैट मीन्स 8 बिट 0, 8 बिट 0, 8 बिट 0, यानी कि वैल्यू लास्ट में हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू भी क्या मिलेगी उसके लिए, 000। ठीक है, और टोटल 24 बिट्स यूज़ की जाती हैं किसी भी कलर की RGB नोटेशन के लिए भी और उसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी। क्योंकि अगर हम 4 टाइम्स 0 लिखते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, 0, 4 टाइम्स 4, 4, 4, 4, 4, 6 टाइम्स है टोटल, तो 6 4 24, टोटल 24 बिट्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रे कलर। नेक्स्ट कौन सा है, ग्रे कलर। ग्रे कलर का जो हेक्साडेसिमल नोटेशन है, ये हमारी हेक्साडेसिमल नोटेशन है। RGB नोटेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, 808080। तो उसकी अगर हम RGB कलर नोटेशन देखें तो वो क्या बनेगी, 128 128 एंड देन 128। कैसे आएगा 128, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, 8 है, 8 कैसे मिलता है, 1000 से, देन उसके बाद 0000। तो ये हमारा एक पेयर हुआ RGB के लिए 8 बिट्स का, एक पेयर हुआ 8 बिट का RGB फॉर्मेट के लिए। और RGB फॉर्मेट के लिए 1 एंड 7 टाइम्स 0 को हम क्या लिखते हैं, 128, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 7 तक, और 1 कहाँ पे है, 2 की पावर 7 पे, तो क्या मिलेगा, 128।
देन नेक्स्ट है हमारा सिल्वर कलर, C0 C0 C0। तो RGB वैल्यू क्या रहेगी इसके लिए, अगर हम बात करें, RGB वैल्यू रहने वाली है हमारी 192। आप इनको अगर आप चाहें कि 192 कैसे आया है तो C की रिप्रेजेंटेशन लिखें, देन उसके बाद 0 है, तो जब इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे 128 प्लस 64 मिलेगा 192। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी किसी स्टूडेंट को डाउट लगता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा वाइट। अब वाइट की RGB वैल्यू क्या होगी, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, FF, यानी कि RGB वैल्यू भी क्या होने वाली है, हर जगह 1 होगा तो क्या मिलेगा, 8 बिट्स पे अगर हमारा 1 होता है, तो हमें क्या मिलता है 255 देन 255। 24 बिट्स पे हर जगह क्या है 111, तो क्या मिलेगा 25। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा नेवी कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है 00080। तो RGB फॉर्मेट के लिए वैल्यू क्या रहेगी, RGB वैल्यू 0, इन दोनों के लिए 0, इन दोनों के लिए 0 और 80 के लिए क्या होता है हमारा 128। तो 000 128। आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट याद रख लो, दूसरा आप अपने आप से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लू। देन नेक्स्ट क्या है ब्लू का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या है 0000 एंड देन FF। तो RGB वैल्यू क्या होने वाली है आपकी ब्लू के लिए 0 एंड 8 टाइम्स 1 255। देन टील कलर हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है 008080। तो RGB वैल्यू क्या रहेगी, RGB वैल्यू क्या होने वाली है 00 से 0, 80 से 128, 80 से 128। देन नेक्स्ट एक्वा कलर, इसका हेक्साडेसिमल नोटेशन है 00FF एंड FF। देन RGB वैल्यू क्या रहेगी 0, देन FF से क्या मिलेगा 255 एंड देन 255। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ग्रीन का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है 0080 एंड देन 00। तो ग्रीन का RGB फॉर्मेट क्या रहेगा, RGB वैल्यू 0 एंड देन 80 से क्या मिलेगा 128 देन 0। देन है लाइम कलर का हेक्साडेसिमल 00FF 00। देन RGB वैल्यू क्या रहेगी 0 255 एंड देन 0। ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑलिव, इसका वैल्यू का हेक्साडेसिमल वैल्यू है 808000। तो RGB वैल्यू क्या रहेगी 80 से 128 एंड देन फिर से 80 128 देन 000। देन नेक्स्ट है येलो FF 00। तो RGB वैल्यू क्या रहने वाली है 255 देन 255 एंड देन 0। देन है हमारा मैरून कलर का कोड क्या है 800000। तो RGB वैल्यू क्या रहेगी 80 से 128, 00 से 0, 00 से 0। देन है नेक्स्ट रेड। तो RGB वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू है FF 0000। तो 255 एंड देन 0 एंड देन 0। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा पर्पल कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू है 800080। तो RGB वैल्यू क्या रहेगी 128 0 128। देन नेक्स्ट और लास्ट फूशिया। देन इसका FF 00FF। तो इसकी RGB वैल्यू क्या रहेगी 255 0 255। ठीक है। सो दीज आर ऑल कलर कोड विच आर यूज्ड इन HTML फॉर डिस्प्लेइंग वेब पेजेस कलर ऑन अवर वेब ब्राउज़र। सो इन कलर्स को आप याद रख सकते हैं, इनमें से आप जितने याद रख सकते हैं एटलीस्ट उनको याद रखें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन कलर्स
कि या तो आप हेक्साडेसिमल नोटेशन याद रखें, या तो आप हेक्साडेसिमल नोटेशन याद रखें, या फिर आप आरजीबी वैल्यू याद रखें। अगर आप एक भी याद रख लेते हैं तो फिर आप दूसरी वैल्यू को खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके साथ आप याद रख सकते हैं कि टोटल 24 बिट्स चाहिए। टोटल कितने बिट्स चाहिए? 24 बिट्स चाहिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल को भी और आरजीबी कलर्स को भी। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन था, बार बार स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, जस्ट वेट फॉर मिनट। मैं एक बार वो क्वेश्चन देखती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बार बार क्वेरी थी मैम उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। हाँ जी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जस्ट सिंपली आपको ऐड करना था। क्या ऐड करना था? सम करना था, यानी कि एडिशन करना था। 89D बेस 16 प्लस 259 बेस 10 इज किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? ऑप्शन थे 9E बेस 16, एंड देन ऑप्शन बी था 2464 बेस 10, देन ऑप्शन सी 3472 बेस 8, एंड देन ऑप्शन डी 63215 बेस 8। तो जब हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको एक बेस दिया है 16, दूसरा बेस दिया है डेसिमल, तो यहाँ पे आपको पहली बात तो इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज करनी होगी। या तो आप इसको हेक्साडेसिमल में ले आएँ, या तो आप इसको डेसिमल में ले आएँ। तो ये देखना होगा कि आपको कौन सा मेथड सूटेबल है। ये आपको खुद से देखना है कि आपको कौन सा मेथड सूटेबल है, कि आप किस टाइप से कौन से रिप्रेजेंटेशन से किसी दूसरे रिप्रेजेंटेशन में शिफ्ट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि अगर आपको हेक्साडेसिमल में दिया है, उससे अगर आप डेसिमल में जाना चाहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिया है हेक्साडेसिमल में और उससे आप जाना चाहते हैं डेसिमल में, तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं? यानी कि एनी बेस टू डेसिमल। यानी कि अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी क्वेश्चन को एनी बेस टू डेसिमल में, जब आप कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी कि 0 1 2 पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 16 रेज टू पावर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, दो से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो हम एक एक डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपको सबसे पहला मेथड सॉल्व कर रहे हैं हम एनी बेस टू डेसिमल, एनी बेस टू डेसिमल, यानी कि हमें जो हेक्साडेसिमल में दिया है, हेक्साडेसिमल को हम पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, देन दोनों डेसिमल बेस को हम आपस में ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर राइट आंसर है या फिर नहीं। देन दूसरा मेथड क्या रहेगा कि आप इस डेसिमल, दूसरा मेथड रहेगा कि आप डेसिमल को कन्वर्ट करें, डेसिमल टू एनी बेस आप कन्वर्ट करें। दूसरा मेथड क्या रहेगा? डेसिमल में जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, देन दोनों हेक्साडेसिमल को आप एडिशन करें, देन आप चेक करें। या फिर यहाँ पे अगर आपका डेसिमल में आंसर आ चुका है और वो आपका मैच नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि किस टाइप से हमारा आंसर आने वाला है। सो 8 क्रॉस 16 रेज टू पावर 2 प्लस 9 इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस डी को हम क्या लिखते हैं? 13 इंटू 16 रेज टू पावर 0। ये हमने डिस्कस किया था। ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12 एंड डी के लिए 13, ई स्टैंड्स फॉर 14 एंड एफ स्टैंड्स फॉर 15। ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं।
देन 8 इंटू 16^2 आपको क्या मिलेगा, 16 256 और 256 यानी कि, या फिर आप 256 को क्या लिख सकते हैं, 2^8 और इधर 2^3 यानी कि टोटल 2^11। 2^11 आपका क्या होता है, 2048। 2^10 1024, 2^11 2048 प्लस 9 इंटू 16 144, देन 13 इंटू 16^0 1 होगा तो 13। अब आप इन सभी को ऐड कर सकते हैं, 2048 144 एंड देन 13। इन सभी को अगर ऐड करते हैं, 8 + 4 12 + 3 15, देन 1 4 + 1 4 8 1 9 10 1 1 + 1 2 एंड देन 2। तो आपका आंसर आया 2205 बेस 10 प्लस यहाँ पे क्या दिया है 259 बेस 10। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, 2205 एंड देन 259 ऐड करेंगे तो 5 + 9 4 1 कैरी 5 + 1 6 देन 4 एंड देन 2 यानी कि 2464 बेस 10 ये आपका आंसर है। तो आप चेक कर सकते हैं इनमें से ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका आंसर जो है वो डेसिमल में है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट हो गया। मे बी यहाँ पे ये क्वेश्चन ना दे के कुछ ये ऑप्शन ना दे के कुछ और ऑप्शन होता तो उस टाइम पे आपको इस बेस 10 से आपको फिर से इस बेस 10 को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता, देन मे बी आपका आंसर मैच कर पाता। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर फर्दर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी रहती है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ कहीं आपको डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, देन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। सो आप सभी को पता होगा लार्जेस्ट हेडिंग के लिए हमारा HTML टैग कौन सा है, ये सब हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H1 लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है और H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस रेंज में होते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें ऑप्शन वन जो है वही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि H1 हेडिंग जो है वो करेक्ट HTML टैग है फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। सो हेड इक्वल टू लार्ज ये सब तो होगा ही नहीं, हेडिंग लार्ज ये भी नहीं होगा। H6 किसके लिए होगा, स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए। सो अगर मे बी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा HTML टैग होता है, दैट इज H6। Next question, observe the HTML code given below and identify the line that will be ignored and not display by the browser। कि कौन सी लाइन ऐसी है इस पर्टिकुलर HTML कोड के अंदर जिसको इग्नोर किया जाएगा या फिर ब्राउज़र के थ्रू पे उसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। तो आई होप इस कोड को देखते ही आप बता सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ HTML, देन टाइटल, ब्राउज़र टेक्स्ट, देन बॉडी, then this one, then B वेबसाइट, then body, then HTML। तो इस कोड को देखते ही आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी लाइन है जिसको इग्नोर किया जाता है और ब्राउज़र पे कभी डिस्प्ले नहीं किया जाता। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे राइट डाउन की जाती है। लाइक अगर हम बात करें ब्रैकेट एंड देन दिस इज़ हाइफन एंड टेस्टिंग, यानी कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होती है ये किसकी होती है, कमेंट टैग की। किसकी होती है, कमेंट टैग की। और कमेंट टैग्स को हम लिखते तो हैं लेकिन उनको हम ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं करते। जब भी हम उस कोड को रन करेंगे वो स्टेटमेंट हमारी इग्नोर हो जाएगी। सो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन कंटेक्स्ट ऑफ HTML व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के लिए हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, P यानी कि पैराग्राफ, दिस इज
दिस इज सभी में है, ठीक है। देन del del HTML टैग यूज़ किया है वेब। del जब भी आप del टैग को यूज़ करते हो और उसके बाद जो भी वहाँ पे कंटेंट राइट डाउन होता है, सपोज अगर कंटेंट ही लिखा हुआ है एंड देन आपने डिलीट टैग को क्लोज कर दिया, तो ये जो कंटेंट होगा जब ये आपका एज ए पैराग्राफ में लिखा जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे इसके बीच इसको कट कर दिया जाएगा, इसको डिलीट कर दिया जाएगा, इसको कट कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट है हमारा, यानी कि डिलीट टैग को क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें INS मीन्स इंसर्टेड, ये पर्टिकुलर जो इसके बाद जो भी टेक्स्ट होगा, यानी कि उस टेक्स्ट को हमें अपने जो हमारा टेक्स्ट था जो हमारा डॉक्यूमेंट था, जो पैराग्राफ था, उसके अंदर इंसर्ट कराना है और उसको बेसिकली जो इंसर्टेड टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करना है, उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। इस INS का मतलब क्या है, इंसर्टेड टेक्स्ट इनटू डॉक्यूमेंट, इंसर्टेड टेक्स्ट इनटू डॉक्यूमेंट एंड अंडरलाइन, और इसको साथ में अंडरलाइन भी करना है, यानी कि HTML को साथ में अंडरलाइन भी करना है। सो दिस इज़ वेब, ये तो नहीं होगा, इसने वेब को कट नहीं किया। यहाँ पे डिलीट का मतलब ये नहीं है कि उसको हटा ही दोगे वहाँ से, यानी कि दिस इज़ के बाद वेब लिखा ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। दिस इज़ वेब डिलीटेड ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जो राइट फॉर्मेट है वो यही है, दिस इज़ वेब, उसको बीच से कट किया जाएगा। देन INS टैग यूज़ किया है, यानी कि इंसर्टेड टेक्स्ट इनटू डॉक्यूमेंट एंड अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, यानी कि HTML को ऐड किया गया है और उसके नीचे अंडरलाइन की गई है। देन INS क्लोजिंग टैग, देन पेज, देन उसके बाद क्या कंटेंट आएगा, पेज, एंड देन पैराग्राफ टैग हमारा क्लोज कर दिया गया है। सो हेयर ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HTML लिंक फॉर ईमेल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कल हमने HTML लिंक को कैसे क्रिएट किया जाता है उसका भी टैग चेक किया था, यूज़ किया था, AHREF, देन यहाँ पे हम लिखते हैं URL एंड देन क्लोजिंग, देन यहाँ पे अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, एंड देन क्लोज ऑफ A एट्रीब्यूट, क्लोजिंग टैग फॉर A एट्रीब्यूट। A एट्रीब्यूट मीन्स एंकर एट्रीब्यूट, A स्टैंड्स फॉर एंकर एट्रीब्यूट। और इस URL के साथ आप यहाँ पे इसकी टाइटल भी लिख सकते हैं, कई जगह यहाँ पे टाइटल भी लिखा मिल सकता है, तो वो भी आप टाइटल, उसका टाइटल क्या होगा, टाइटल इक्वल टू टाइटल नेम, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ईमेल नहीं होगा, ईमेल नहीं होगा। HREF, यहाँ पे क्या है, HREF, तो ये तो यहीं से फॉल्स हो गया। अगर मे बी यहाँ पे स्टेटमेंट यही होती HREF, देन यहाँ पे क्या है, सेट ID, ऐसा कुछ तो नहीं होता सेट ID, देन आपने कुछ कंटेंट लिखा, देन सेट ID को क्लोज किया, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। हमें सिंपली यहाँ पे क्या लिखना होता है, A एट्रीब्यूट, देन HREF एट्रीब्यूट, देन URL, एंड यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर URL से रिगार्डिंग, एंड देन क्लोजिंग टैग ऑफ एंकर एट्रीब्यूट। सो हेयर ऑप्शन 3 जो है वही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML वर्जन 5 डैश डिक्लेरेशन टैग इज यूज्ड बाय वेब ब्राउज़र टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ HTML, कि कौन सा वर्जन है उस HTML का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वेब ब्राउज़र पे आप कौन सा डिक्लेरेशन टैग यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ किया जाता है दिस वन, डॉक टाइप HTML। कौन सा यूज़ किया जाता है, डॉक टाइप HTML, और उससे पहले एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ठीक है। अगर हम बात करें कमेंट्स की, तो कमेंट्स में भी हम इसी सिंबल को यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए, ठीक है।
सो ऑप्शन 1 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टैग फॉर जावा स्क्रिप्ट इन HTML। HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? जावा, JVM, JS ये टैग्स नहीं होंगे। राइट टैग कौन सा होगा जावा स्क्रिप्ट के लिए? स्क्रिप्ट ओपनिंग टैग एंड स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग। ठीक है। Then next question is, in HTML the dash element is used to contain characters that should be superscript। सुपरस्क्रिप्ट के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं? कल भी हमने डिस्कस किया था। 2 टैग्स होते हैं, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट वन इज सबस्क्रिप्ट। सो सुपरस्क्रिप्ट को बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी हमें कोई पावर में वैल्यू लिखनी है, n² 2 की पावर n इस टाइप से। और सबस्क्रिप्ट को कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने केमिकल फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, H2O, NO2 इस टाइप से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए टैग यूज़ किया जाता है SUP एंड सबस्क्रिप्ट के लिए टैग यूज़ किया जाता है SUB। ना तो सुपर लिखा जाएगा, ना पूरा सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाएगा, ना SUP SCR। जब तक आपको नहीं पता कि आप सुपरस्क्रिप्ट के लिए सिर्फ SUP टैग का यूज़ करते हैं और सबस्क्रिप्ट के लिए सिर्फ आप SUB टैग का यूज़ करते हैं, तब तक आप करेक्ट आंसर नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन HTML कंटेंट ऑफ ए डैश एलिमेंट आर डिस्प्लेड इन मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। मोनोस्पेस्ड फॉन्ट के अंदर अगर हमें अपना टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं TT टैग का यूज़ किया जाता है मोनोस्पेस फॉन्ट के लिए। मोनोस्पेस फॉन्ट यानी कि उनके बीच में हॉरिजेंटली जो स्पेस होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है हर एक अल्फ़ाबेट के बीच में। इसको बेसिकली टाइपराइटर यूज़ करते हैं। इस फॉन्ट को, मोनोस्पेस्ड फॉन्ट को कौन यूज़ करता है? बेसिकली टाइपराइटर यूज़ करते हैं, जो कल हमने फिज़िकल टैग डिस्कस किए थे। कल हमने कुछ फिज़िकल टेक्स्ट टैग डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था बी बोल्ड के लिए, अंडरलाइन के लिए एंड वन इज़ इटैलिक के लिए। ये अलग अलग टैग्स हमने कल डिस्कस किए थे जो कि फिज़िकल टैग थे। ठीक है। सो उसी के अंदर हमारा एक टैग होता है इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U एंड मोनोस्पेस के लिए यूज़ किया जाता है TT। इनके सेम इनके क्लोजिंग टैग भी होते हैं। इसके बीच में जो भी कंटेंट लिखा हुआ होगा, जो भी कंटेंट आपका लिखा हुआ होगा वो आपका उसी फॉर्मेट में आएगा। सपोज़ अगर आपको किसी कंटेंट को अंडरलाइन करना है तो U टैग का यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक में उसको लिखना है तो आप I टैग का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको बोल्ड लिखना है उसको तो आप B टैग का यूज़ कर सकते हैं, और अगर मोनोस्पेस फॉर्मेट में लिखना है तो TT टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे मोनोस्पेस फॉन्ट जो है वो हमारा मिस हो गया था कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक इज़ क्रिएटेड इन HTML इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन से ऑप्शन में हाइपरलिंक क्रिएट किया गया है? सो आप सभी देख के बता सकते हैं। ए एंकर एट्रीब्यूट, देन उसके बाद हमारा क्या आता है HREF, URL ऐसे नहीं लिखेंगे, नेम भी नहीं लिखेंगे, HREF एट्रीब्यूट, ए एट्रीब्यूट, HREF एट्रीब्यूट, देन यहाँ पे हमारा आएगा URL, देन कुछ भी टेक्स्ट आ सकता है, देन एंकर एट्रीब्यूट का क्लोजिंग टैग। ठीक है। सो यही हमारा मेन फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो आप हाइपर लिंक के फॉर्मेट को अच्छे से याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वॉइड एलिमेंट ऑफ HTML। HTML के अंदर इनमें से कौन सा वॉइड एलिमेंट नहीं है? सो इमेज, हॉरिजेंटल टैग, लाइन ब्रेक टैग, सो दीज आर द वॉइड एलिमेंट। div ये हमारा वॉइड एलिमेंट नहीं है। ठीक है। सो जो भी हमारे टैग्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? वो हमारे वॉइड एलिमेंट हैं HTML के लिए। उनमें से div टैग हमारा वॉइड एलिमेंट नहीं है।
सो बेसिकली वॉइड एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जिसका कोई भी कंटेंट मॉडल जो है वो कभी भी अलाउ नहीं करता किसी भी सर्कमस्टांस में उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिगार्डिंग. अ वॉइड एलिमेंट इज एनी एलिमेंट हुज कंटेंट मॉडल, वॉइड एलिमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, वॉइड एलिमेंट इज दैट एलिमेंट हुज कंटेंट मॉडल never allow it to have contents under any circumstance. किसी भी सर्कमस्टांसेस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का कोई भी कंटेंट अलाउ नहीं करेगा. और हमारे पास जो कंप्लीट लिस्ट है वॉइड एलिमेंट की, लाइक अगर हम बात करें एरिया, बेस, बी आर, एच आर हॉरिजेंटल टैग, आई एम जी, इनपुट, सोर्स, ट्रैक, कमांड. सो दीज आर द, इससे अलग भी हैं, दीज आर द वॉइड एलिमेंट. इनमें से जो नहीं होगा वो आपका वॉइड एलिमेंट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML डैश एलिमेंट इज़ यूज टू कंटेन कैरेक्टर दैट शुड बी सबस्क्रिप्ट. सो सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? SUB, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है. देन नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट ऑर्डर टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज वी लव PSF. सिंपली अगर हम बात करें वॉइड एलिमेंट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को वॉइड एलिमेंट का कंसेप्ट समझ आया होगा. वॉइड एलिमेंट जिसके बीच में हम कुछ भी कंटेंट ना लिख पाएँ, लाइक अगर उसका कोई ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, तो अगर हम उसके बीच में कोई कंटेंट नहीं लिख पाते हैं, दैट इज वॉइड टैग. ओके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट ऑर्डर टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज वी लव BSF वेरी मच विद अ टूल टिप फुल फॉर्म फॉर द वर्ड PSF. जो BSF है उसके लिए बेसिकली फुल फॉर्म यूज़ करनी है और हमें टाइप करना है वी लव BSF वेरी मच. तो किस तरीके से लिखा जाएगा? इनमें से करेक्ट आंसर आप चूज़ कर सकते हैं, कौन सा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है. सो HTML वी लव FF तो टूल नहीं होगा. जब भी हम फुल फॉर्म का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम एब्रीवेशन टाइटल यूज़ करते हैं. कौन सा टाइटल यूज़ करते हैं? एब्रीवेशन टैग यूज़ किया जाता है फॉर एब्रीवेशन ऑफ एनी फुल फॉर्म. या फिर आप किसी भी कंटेंट से रिगार्डिंग अगर उसकी फुल फॉर्म लिखनी है आपको, तो आप वहाँ पे एब्रीवेशन टैग यूज़ करते हैं. तो FF नहीं होगा, डायरेक्ट BSF भी नहीं लिख सकते, फुल भी यूज़ नहीं हो सकता. तो HTML वी लव सिंपली लिखना है. देन BSF की आपको क्या लिखनी है? एब्रीवेशन, यानी कि उसके फुल फॉर्म के साथ नहीं लिखना आपको, वहाँ पे सिर्फ BSF लिखना है. तो BSF को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एब्रीवेशन का टाइटल क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. अगर आपने एब्रीवेशन टैग यूज़ किया है और जो इसका टाइटल है, तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो आपका रिप्रेजेंट होगा, लाइक BSF. यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट भी किया गया है कि ये किसकी फुल फॉर्म है? BSF की. देन एब्रीवेशन टैग को क्लोज करेंगे वेरी मच एंड देन HTML को क्लोज करेंगे. आई होप एब्रीवेशन टैग अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं पे डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो अगर हमें ये लाइन लिखनी थी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एब्रीवेशन टैग का. किसका यूज़ करेंगे? एब्रीवेशन टैग का. अगर हमें फुल फॉर्म
बतानी है कि ये फुल फॉर्म किसकी है। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वी लव एब्रीवेशन टाइटल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF वेरी मच। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HTML वर्जन 5 डैश एलिमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर मार्किंग अप द टाइटल्स ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, मूवी, बुक्स। सो अगर इनके लिए आप एप्रोप्रिएट एलिमेंट चाहते हैं कि आपके जो वर्क का जो टाइटल है वो आर्ट, म्यूज़िक, मूवी कुछ इस टाइप से हो, तो वहाँ पे आपको बेसिकली साइटेशन टैग की ज़रूरत पड़ेगी। साइटेशन टैग कौन सा होता है हमारा, साइट नेम। साइट टैग यूज़ किया जाता है बेसिकली किसी भी टाइटल, बुक के टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए, या फिर कोई मूवी का टाइटल डिस्प्ले करना है, और म्यूज़िक और आर्ट और एनी नेम ऑफ कैरेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप वहाँ पे साइट टैग का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे लॉजिकल टेक्स्ट टैग हैं, इनको हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग HTML डिराइव्ड। सो HTML कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, URL, TCP, SGML एंड SGML और XML। तो कहाँ से डिराइव हुआ है HTML? HTML बेसिकली डिराइव हुआ है SGML से। SGML अगर हम बात करें SGML की फुल फॉर्म की, कई बार SGML की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। Basically HTML is the subset of SGML. HTML is the subset of SGML। ठीक है। Then next, रूट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट कॉल्ड। रूट टैग कौन सा होगा, जहाँ से हम टैग लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला टैग कौन सा लिखा जाता है, HTML, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट टैग। सो हेयर ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वट टैग इज़ यूज्ड फॉर एडिंग इमेजेस टू HTML वेब डॉक्यूमेंट। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस ऐड करनी है तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे इमेजेस के लिए, IMG टैग का यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़। सो ऑथर कौन है HTML का, HTML को किसने डेवलप किया था, बेसिकली टिम बर्नर ली ने। टिम बर्नर ली, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। सो आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक को, देन उससे रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आई होप HTML से रिगार्डिंग किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी नहीं रही होगी। फर्दर अगर किसी भी स्टूडेंट की HTML से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।